हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग आ रहे हैं द्विघात बहुपद। यहाँ क्या है? द्विघात बहुपद। द्वि मीन्स दो, घात मीन्स पावर, जिसकी पावर दो हो लेकिन बहुपद है तो हम क्या पढ़ेंगे? ax² प्लस में bx प्लस में c। लेकिन इसमें क्या करेंगे? जीरो नहीं देंगे। यहाँ क्या है? x², यानी यहाँ x का पावर कितना है? 2 है। और इसके पहले क्या है? a है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? a जीरो नहीं होना चाहिए। अगर a जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद, यानी क्या होना चाहिए? x² के पहले जीरो नहीं होना चाहिए, या द्विघात बहुपद आ गया। अब हम लोग लेते हैं द्विघात समीकरण। द्वि का अर्थ क्या होता है? द्वि का अर्थ होता है दो, और घात का अर्थ होता है पावर, यानी जिसकी पावर दो हो। और समीकरण का अर्थ होता है बराबर, यानी इक्वल टू जीरो, यानी ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू जीरो, यानी x² के पहले जीरो नहीं होना चाहिए। वहीं लिख रहा है यहाँ वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पर x² आना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। और द्विघात बहुपद में जीरो नहीं होता, लेकिन द्विघात समीकरण करेगा यानी इक्वल टू जीरो। इसको हम लोग जनरल फॉर्म में बोलते हैं। एग्जाम्पल में 2x² प्लस में 5x प्लस में 3 इक्वल टू में जीरो, यानी x² के पहले जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या हो गया? 2x² प्लस में 5x प्लस में 3 क्या हो गया? द्विघात समीकरण। और x² होना चाहिए, यहाँ क्यूब नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। बहुत अच्छे तरह से समझिएगा, अच्छे से समझा रहे हैं। निम्नांकित समीकरणों में द्विघात समीकरण पहचानें। इसमें से पहचानना है कि द्विघात समीकरण कौन सा होगा। तो द्विघात समीकरण के लिए क्या बताया गया था? सबसे फॉर्मूला होता है ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में जीरो, यानी x² होना चाहिए यहाँ पर स्क्वायर, इसके पहले जीरो नहीं होना चाहिए। तो पहला नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है? 6 का स्क्वायर 4x इक्वल टू में जीरो। अब क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 4x, यानी क्या है? यहाँ पर x² है नहीं है, यानी क्या होगा? यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, या द्विघात समीकरण नहीं होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ax² bx माइनस में c इक्वल टू जीरो। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है? जहाँ a इक्वल टू जीरो, अगर a जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर a जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा? पूरे टर्म को जीरो कर देगा, यानी bx माइनस में c इक्वल टू में जीरो, यानी क्या है? यहाँ x² नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। x प्लस में 3 और x²। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो x में x गुना करेंगे तो x², इसमें गुना करेंगे तो 3x, ये क्या हो गया? x²। इसको काट दिए तो क्या बच गया? 3x इक्वल टू जीरो, यानी x² नहीं है तो भी क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? x³ 4x² x प्लस में 2 इक्वल टू में x माइनस में 2 का होल क्यूब। यहाँ देखना है x क्यों देख कर ही मत आप ऑप्शन में करिएगा द्विघात समीकरण। सबसे पहले क्या कीजिएगा? इसको कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x³ यह हो गया 4x² माइनस में x प्लस में 2। और यहाँ पर क्या करेंगे? a माइनस b का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा? a³ माइनस में 3a² b प्लस 3a b का स्क्वायर माइनस में 2 का, यानी b का क्यूब। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो गया? x³ क्या हो गया? 4x² माइनस में x प्लस में 2, क्या हो गया? x³, ये कितना? 3 दूना 6x², कितना? 3 2 दूना 4 3 12x, ये क्या हो गया? 2 दूना 4 और 8। इससे क्या करेंगे? हम लोग कैंसिल कर दिए, तो इसको सबको इधर लाएंगे। क्या हो गया? 4x² इधर आएगा तो ये प्लस 6x², फिर हो गया माइनस x, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 12x। यह हो गया प्लस 2, इधर आके क्या हो गया? प्लस 8 इक्वल टू जीरो। अब 6 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x², या कितना हो जाएगा? 13x, ये क्या हो जाएगा? 10 इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पर x² इसके पहले जीरो भी नहीं है तो क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण होगा। या क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है? x क्यों से नहीं देखिएगा, यहाँ पर हम सबसे पहले कैलकुलेशन कीजिएगा। अगर सॉल्व कर दिए तब अगर यह ठीक आया, x² के फॉर्म में आया, अगर जीरो नहीं है तो क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है?
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का हॉल समुच्चय, यहाँ हॉल नहीं कर रहा है, हॉल समुच्चय कर रहा है लिखने के लिए। तो हॉल समुच्चय के लिए क्या होगा हम लोग देखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर 9 का हॉल समुच्चय, यहाँ पर हॉल समुच्चय कर रहा है, हॉल करने के लिए नहीं बोला, यानी सेट कर रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 9 या एक्स स्क्वायर अब इक्वल टू 9, यहाँ पर क्या करेंगे एक्स करेंगे यानी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 9। यहाँ पर प्लस माइनस जरूर देना जरूरी है, अगर प्लस माइनस नहीं रहेगा तो क्या आंसर गलत हो सकता है। तो क्या हो गया एक्स इक्वल टू में यानी क्या हो जाएगा 9 का क्या हो जाता है 3, यानी क्या हो जाएगा एक्स का मान क्या हो गया +3, यहाँ पर क्या हो गया -3। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है हॉल समुच्चय, यानी इसको छोटा मझला ब्रैकेट में घेरना जरूरी है, अगर नहीं घेरेगा तो क्या हो जाएगा आंसर नहीं होगा। अब बोलता है कि प्लस माइनस क्यों होगा, जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा इस एक्स का मान, अगर -3 का भी स्क्वायर करते हैं तो 9 होगा, यानी +3 भी होगा और -3 भी होगा। क्लियर। हॉल समुच्चय बोलेगा तो ब्रैकेट में घेरना जरूरी होगा, लेकिन अगर समुच्चय नहीं बोलता है तो केवल हॉल पे ही काम चल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करा समीकरण 6m² माइनस में 7m प्लस में 2 का हॉल समुच्चय निकाले। यहाँ पर भी बोल रहा है हॉल समुच्चय, हॉल निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, हॉल समुच्चय निकालने के लिए। तो इसको हम लोग सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे, क्या हो गया 6m² 7m प्लस में 2 इक्वल टू में 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको इसके साथ गुना करते हैं और प्लस माइनस करके क्या करना है 7m पुगाना रहता है। तो 6 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। और इसको हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं, तो कितना हो गया 6 3, यानी 2 दूना 4, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे 6m² 4m माइनस में 3m प्लस में 2 इक्वल टू में 0। इसमें से कॉमन क्या ले लेते हैं हम लोग, इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से हम लोग कॉमन क्या लेंगे 2 कॉमन लेंगे, 2 और m, तो क्या हो जाएगा 3m माइनस में 2। जो चीज़ यहाँ है उसी चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे, 3m माइनस में 2 इक्वल टू में 0। जो चीज़ यहाँ है उसी चीज़ को हम लोग क्या करें यहाँ पे लिख देंगे, और इसको माइनस यहाँ तो माइनस, और क्या हो जाएगा यह 1 हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे 2m माइनस में 1, क्या हो गया 3m माइनस में 2 इक्वल टू में 0। अब इसको अलग अलग करेंगे, यानी 2m माइनस में 1 इक्वल टू में 0, और एक हो गया 3m माइनस में 2 इक्वल टू में 0। यहाँ पर m का वैल्यू निकालेंगे, तो 2m इक्वल टू में 1, या क्या हो गया m इक्वल टू में 1/2। फिर यहाँ से 3m इक्वल टू में 2, फिर क्या हो गया यह हो गया m इक्वल टू में 2/3। अगर केवल कहता हॉल निकालने के लिए तो m का वैल्यू यह भी हो जाता और ये भी हो जाता, लेकिन क्या कर रहा है हॉल समुच्चय, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 और 2/3, यानी अब छोटा ब्रैकेट यानी मझला ब्रैकेट देना जरूरी है। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यानी हॉल समुच्चय बोलेगा तो ब्रैकेट देना जरूरी है, अगर ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। केवल हॉल कहेगा तो ये ब्रैकेट नहीं भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोल रहा है x² माइनस में 3x माइनस में 10 इक्वल टू में 0। यहाँ पर क्या बोला हॉल समुच्चय नहीं बोला, केवल हॉल कह रहा है निकालने के लिए, सिंपल सा कर देंगे, यानी x² माइनस में 3x माइनस में 10, इसके पहले 1 छिपा हुआ है, यानी 1 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यह 10 हो जाएगा। अब इस 10 का क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो 2 × 5 = 10 और 5 में से 5 दूना 10 और 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे x² माइनस में 5x प्लस में 2x माइनस में 10 इक्वल टू में 0। तो क्या हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 5 बोले थे, जो चीज़ यहाँ रहेगा उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दीजिएगा, कोई झंझट नहीं। यहाँ प्लस है तो प्लस 2x लाना है, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो हो गया 0। तो क्या हो गया x प्लस में 2, क्या हो गया x माइनस में 5 इक्वल टू 0, या +2 है उधर जाके क्या हो जाएगा -2, या माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी x का वैल्यू क्या हो गया -2 और 5, यानी -2 भी हो गया आंसर और 5 भी होगा। लेकिन हॉल समुच्चय नहीं बोला, इसको हम लोग ब्रैकेट में नहीं घेंगे, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, यहाँ पर केवल देखना है हॉल समुच्चय और हॉल बोला तो यही आंसर हो गया, और हॉल समुच्चय बोलता है तो इसको हम लोग मझला ब्रैकेट में घेरना जरूरी हो गया। और हम लोग आते हैं नेक्स्ट, कर रहा है द्विघात समीकरण के मूल्यों की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम सब लोग जानेंगे कि मूल्यों की प्रकृति क्या है। वी नो डेट, जैसे हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण के हॉल का सूत्र क्या होता है, यानी जानते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस में 4c बटा में 2a। इसको क्या होते हैं द्विघात समीकरण का हॉल का सूत्र है, इस सूत्र पर आप लोग निकाल सकते हैं। इसे हम लोग सीधे धाराचार्य के नियम के रूप में भी जानते हैं। इस सीधे धाराचार्य के रूप में भी क्या करते हैं जानते हैं। कोई बोलते हैं कि सीधे धाराचार्य कहाँ के हैं, कलकत्ता के हैं, कोई बोलता है और कहाँ के हैं ये लोग, कोई बोलता है कि यह दक्षिण भारत के हैं,
अब उससे कोई बात नहीं, इससे क्वेश्चन पूछता नहीं है, ये सीधाधाराचार्य का नियम केवल जानिएगा। सीधाधाराचार्य नियम पूछता है तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटा में 2a। अब आते हैं नेक्स्ट, कह रहा है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, यानी इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, यानी डी से डिनोट किया जाता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको हिंदी में विवेचक या विविक्ति कर बोलते हैं। कह रहा है यदि बी स्क्वायर माइनस में 4ac का मान 0 से बड़ा होता है, अगर 0 से बड़ा होगा इसका वैल्यू तो क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। और 0 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? वास्तविक भी होगा और असमान भी होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस में 4ac का वैल्यू 0 हो तो मूल वास्तविक भी होगा और बराबर होगा। अगर 0 होगा तो बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होगा। यदि बी स्क्वायर का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो वह मूल जो होगा वास्तविक नहीं होगा। जैसे कोई 12 आ गया, जैसे बी स्क्वायर माइनस में 4ac का वैल्यू क्या आ गया? 12 आ गया। तो 12 के हो गया तो क्या हो गया? 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा के लिए क्या बताया? क्या मूल वास्तविक भी होगा और असमान भी होगा। जैसे वहीं पर अगर -13 आ गया तो क्या हो गया? 0 से छोटा, तो 0 से छोटा के लिए क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक नहीं होगा। अगर क्या 0 इक्वल टू 0 हो गया तो मूल वास्तविक भी होगा और बराबर भी होगा। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा। कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है रिक्त स्थानों को भरें। कह रहा है अगर एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक बोल रहा है, यानी 0 से बड़ा एवं असमान होगा। कह रहा है कि वास्तविक और असमान होगा, यानी जब वास्तविक और असमान कब होगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, तब वह मूल वास्तविक और असमान होगा। कह रहा है अगर एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान, कह रहा है वास्तविक होना चाहिए और समान होना चाहिए। कब होगा? जब बी स्क्वायर माइनस में 4ac का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। फिर बोल रहा है, अब बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। जब मूल वास्तविक नहीं यानी 0 से छोटा, यानी बी स्क्वायर माइनस में 4ac क्या होना चाहिए? 0 से छोटा होना चाहिए। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। बस 0 से छोटा, 0 से बड़ा, 0 के बराबर। 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और समान होगा तो 0 के बराबर होगा, और 0 से छोटा होगा यानी वास्तविक नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। अब हम लाते हैं समीकरण 6s स्क्वायर माइनस में 11x प्लस में 3 इक्वल टू 0 के मूल्यों की प्रकृति लिखिए। यानी कह रहा है कि मूल्यों की प्रकृति लिखना है। कह रहा है मूल्यों की प्रकृति, तो मूल्यों की प्रकृति कब निकलता है? बी स्क्वायर माइनस में 4ac का वैल्यू क्या आता है उस पर मूल्यों की प्रकृति निकलेगा। यानी यहाँ पर a इक्वल टू कितना है? 6, b इक्वल टू कितना है? -11 और c इक्वल टू कितना है? 3। तो मूल्यों की प्रकृति निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस में 4ac का वैल्यू क्या आता है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 4, a कितना हो गया? 6 और c कितना हो गया? 3। यानी क्या हो जाएगा इसका? 6 का 36, 6 × 24, 3 72। यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 में से 6 जाएगा तो 6, और 8 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 56। सही है ना? बी स्क्वायर यानी 36, 4ac 4 6c 6 × 24, 24 3 72। यानी क्या हो जाएगा? 12 में से 6 गया 6, हो गया 6 में से 3 गया, यानी हम लोग का यहाँ b का वैल्यू क्या है? -11। यानी यह क्या हो गया? गलत हो गया। हम लोग फिर से देख लेते हैं। यानी बी स्क्वायर माइनस में 4ac, यानी b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू -11 है, यानी -11 का स्क्वायर माइनस में 4a 6 और c कितना हो गया? 3। तो 11 का कितना हो जाता है? 121, 6 × 24 3 72। तो क्या हो गया? 11 में से 2 गया 9, 1 गया 11, 11 में 7 गया 4। यानी 49 क्या होता है? 0 से छोटा है या बड़ा या बराबर, यानी क्या होता है? यह 0 से बड़ा होता है। जब 0 से बड़ा होता है तो क्या बताए थे? यह जब 0 से 49 जो है 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक एवं असमान होगा, असमान होगा। यह आपका आंसर होगा। यानी देखना है कि 0 से बड़ा है कि बराबर है या छोटा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर क्या होता है एग्जाम में पूछता है। कह रहा है के किन मानों के लिए 2x स्क्वायर के एक्स प्लस में 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। कह रहा है मूल बराबर है, तो मूल बराबर के लिए क्या बताया गया था? बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। यानी यहाँ पर a का वैल्यू कितना है? 2, b का वैल्यू कितना है? k, और c का वैल्यू कितना है? 3। अब इसका मान यहाँ पर बी स्क्वायर कर रहा है, यानी k का स्क्वायर माइनस में 4
ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू कितना है 3 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया के का स्क्वायर 4 दूना 8 3 24 कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू 0। क्या हो गया के स्क्वायर इक्वल टू में 24। फिर क्या हो गया के इक्वल टू क्या हो जाएगा हम बताए थे जब भी स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस जरूर दीजिएगा। तो 24 को 24 फिर यानी के इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा इसको 24 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू में 6 यानी प्लस माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा 6 यानी क्या के का वैल्यू क्या हो गया प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2√6 यानी प्लस माइनस 2√6 ही आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। दो लगातार विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 290 है तो वे विषम संख्याएं क्या है। क्या बोल रहा है लगातार विषम धन पूर्णांक। तो पूर्णांक के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो यह हो गया 0 यानी 1 2 3 4 डैश डैश यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी क्या होता है पूर्णांक होता है। और इस पर फिर -1 -2 -3 यह क्या हो गया ऋणात्मक यह हो गया धनात्मक। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दो लगातार विषम धन पूर्णांक विषम कर रहा है तो विषम संख्या क्या हो जाता है विषम धन पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। लेकिन यहाँ पर अज्ञात है कह रहा है दो लगातार विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का हमें पता नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं माना कि प्रथम विषम धन पूर्णांक क्या है x मान लेते हैं। तो फिर देखेंगे दूसरा विषम धन पूर्णांक क्या हो जाएगा x + 2। जैसे 1 होगा तो इसमें दूसरा क्या हो जाएगा 1 में 2 जोड़ेंगे तभी ना वो 3 होगा यानी कितना जोड़ेंगे 2। तो अगर पहला हम x मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा x + में 2। अब हम लोग आते हैं प्रश्नानुसार। क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन कह रहा है दो लगातार विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का कर जो है उसका वर्ग का योगफल कितना होना चाहिए 290। यानी प्रथम क्या हो गया x तो क्या हो जाएगा पहला का स्क्वायर फिर दूसरा का बोल रहा है यानी x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में कितना योगफल कितना बोल रहा है 290। यानी क्या हो जाएगा x का x स्क्वायर ये क्या हो गया a + b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस b का स्क्वायर कितना हो गया 290। तो क्या हो गया x स्क्वायर कितना हो जाता है 2x स्क्वायर इतना 2 दूना 4x ये क्या हो गया 2 दूना 4 290। फिर क्या करेंगे ये 2x स्क्वायर ये क्या हो गया प्लस 4x ये प्लस 4 इधर आके प्लस इधर आके क्या हो जाएगा -290 इक्वल टू में 0। तो फिर क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस में 4x ये क्या हो गया 290 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 286। इसमें से 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर या 2 हम लोग कॉमन लेते हैं x स्क्वायर प्लस में 2x ये कितना हो जाएगा 143 इक्वल टू में 0। ये 2 गुना में इधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा यानी x स्क्वायर प्लस में 2x यानी 143 इक्वल टू में 0 या 2 गुना में इधर क्या हो जाएगा भाग रहा। हम जानते हैं कि 0 में किसी चीज़ से गुना करने पे क्या हो जाता है 0 और 0 में किसी चीज़ से भागा देने पे भी क्या हो जाता है 0। तो क्या हो जाएगा टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 2x कितना हो जाएगा 143 इक्वल टू में 0। ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे यानी इसके पहले क्या है 1 छिपा 1 में 1 से 43 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 143। इसको यानी क्या हो जाएगा यह 11 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 11 13 कितना हो जाएगा 143 और 13 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हो गया x स्क्वायर यह क्या हो जाएगा 13x माइनस में 11x ये कितना हो गया 143 इक्वल टू में 0। तो क्या हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस में 13 जो बोले थे जो चीज़ यहाँ रहेगा उसी चीज़ को यहाँ लिख देने के लिए। तो x प्लस में 13 यहाँ 11 है -11 तो कितना हो जाएगा 0 क्या हो जाएगा x में से यानी x माइनस में 11 एक हो जाएगा x प्लस में 13 इक्वल टू में 0 यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा यानी 11 ये प्लस 13 उधर जाके क्या हो जाएगा -13। तो बोल रहा है विषम धन पूर्णांक यानी ये आंसर नहीं होगा। यानी पहली संख्या क्या हो गया 11 हो गया यानी पहली विषम धन पूर्णांक कितना हो गया 11। तो दूसरी विषम
धन पूर्णांक कितना हो जाएगा 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा 13, यानी पहली संख्या 11 हो गया, दूसरी संख्या 13 हो गया। इसको एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।